रशिया और यूक्रेन की ये कहानी 2014 की एक चिंगारी से शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरी यूरोप को जलाडीन वाली आग में बदल गई। सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन एक आजाद देश बना, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स, उसके अलायंसेस और उसकी डायरेक्शन पर रशिया का ध्यान लगा रहा। जब यूक्रेन ने वेस्ट के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना शुरू किया, रशिया को लगा कि उसका पुराना प्रभाव टूट रहा है। इसी बैकग्राउंड में 2014 में एक बड़ा कदम उठाया गया। क्राइमिया को रशिया ने बिना किसी बड़े ऐलान के कब्जा कर लिया। दुनिया हिला, लेकिन जंग तब भी खुलकर शुरू नहीं हुई। अगले कई सालों में डॉनबास के पूरब में अलगाववादी ग्रुप्स ने लड़ाई जारी रखी। दोनों देशों के बीच एक छुप सा वॉर चल रहा था। बॉर्डर पार गोलियां चलती थी, लोग मेयर जा रहे थे, पर दुनिया आईएससी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मानकर इग्नोर कर रही थी। लेकिन असली तहलका 2022 की एक सर्दी भरी सुबह से शुरू होता है। 24 फरवरी 2022 रात के अंधेरे में आकाश में अचानक धमके दिखाई देते हैं। रशियन मिसाइल्स कीव, खरकीव और कई बड़े शहर पर गिरने लगते हैं। टैंक कॉलम्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पूरा यूक्रेन एक ही दिन में जैन के बीच फेंक दिया जाता है। लॉग शॉक मीदा कोई सोच नहीं सकता था कि 21st सेंचुरी में यूरोप में इतनी बड़ी वॉर दोबारा शुरू हो सकती है। यूक्रेन का मोरल इस वक्त टूटा नहीं, क्योंकि देश के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया। उनका एक ही जवाब था, हम यही लड़ेंगे, यही जीतेंगे। ये लाइन पूरे यूक्रेन के लिए एक सर्ज ऑफ होप बन गया। रशिया का पहला टारगेट था कीव को जल्दी से कैप्चर करना, लेकिन यूक्रेनियन सोल्जर्स, सिविलियंस और वॉलंटियर ग्रुप्स ने एक ऐसी फाइट बैक दिखाई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कीव की गलियों में बैरिकेड्स बन गए, सिविलियंस मोलोटोव कॉकटेल्स बनाने लगे और ड्रोन्स ने रशियन टैंक कॉलम्स को रोक दिया। कुछ हफ्ते में साफ हो गया कि कीव को गिरना आसान नहीं होगा। ये रशिया की पहली बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर थी। इस वॉर का सबसे अंधेरा चैप्टर मारियोपोल था। पूरा सिटी एक बैटलफील्ड बन गया। बिल्डिंग्स गिर गई, लोग बिना पानी और बिजली के दिन गुजरते रहे। और अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में हजारों यूक्रेनियन सोल्जर्स ने दिनों नहीं, महीनों तक फाइट की। बंकर के अंदर अंधेरा, धुआं, चोट खाए हुए सोल्जर्स और बाहर तबाह होता हुआ शहर, ये मॉडर्न वॉर का सबसे दुखद सीन बन गया। जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में इसका असर पहुंचा। यूरोप गैस क्राइसिस से गुजरने लगा, फूड सप्लाई चेन टूट गई और लैक्स लोग रेफ्यूजी बनकर अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। कंट्रीज ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज बदल दी, नाटो और मजबूत हो गया और एक रीजनल वॉर एक ग्लोबल शॉक बन गया। जब सबको लगा कि यूक्रेन धीरे धीरे दबा दिया जाएगा, काउंटर अटैक शुरू किया। खरकीव की डायरेक्शन में रैपिड ऑफेंसिव हुआ, रशियन लाइंस ब्रेक हो गई और पूरी दुनिया को पता चला कि ये लड़ाई एक तरफ की नहीं होगी। खेरसो जैसे बेड एरियाज यूक्रेन ने फिर से वापस ले लिए, जिसे डायरेक्शन बदल गई। 2023 और 2024 तक ये वॉरफेयर, ट्रेंच वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की एक शेप में हो गई। बैटलफील्ड फ्यूचरिस्टिक लगने लगा, पर ड्रोन्स, नीचे मल्टी ट्रेंचेस, बीच में आर्टिलरी फायर और हर तरफ उड़ान से जुड़े सोल्जर्स। जंग लंबी होती गई, पेस स्लो होता गया, लेकिन डिस्ट्रक्शन हर दिन बढ़ती रही। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ। घर गिर गए, परिवार टूट गए, बचे रेफ्यूजी कैंप्स में रेड हो रहे हैं और शहर जिनके नाम कभी किसी को नहीं पता था, अब दुनिया भर में दुख का प्रतीक बन गए। आज भी वॉर खत्म नहीं हुई। शांति की बातें होती है, लेकिन ट्रस्ट दोनों तरफ जीरो है। कोई नहीं जानता कि ये वॉर कब रुकेगी और किस शेप में रुकेगी।
एक चीज बस साफ है, रशिया और यूक्रेन की ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इंसान की जिंदगी को परमानेंटली बदल चुकी है। ये कहानी अभी भी चल रही